अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल हम लोग ने एक पोएम पढ़े थे। आई होप वो पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है और जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने बोला हूँ आपने वो प्रैक्टिस भी किए हो, नोटबुक बनाया हो आपने जैसा मैंने आपको बताया था। और स्टूडेंट्स, मीनिंग्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मराठी में आप जितना ज़्यादा मीनिंग्स पे ध्यान दोगे ना उतना आपको ज़्यादा इजी चैप्टर और पोएम लगेगी। तो अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक को ओपन रखो, नहीं है तो स्क्रीन पे मैं आपको टेक्स्ट बुक चला ही रहा हूँ, है ना। तो अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके मीनिंग लिख देना, नहीं है तो आप लोग एक नोटबुक, उस नोटबुक में इसके हार्ड वर्ड जो आपको लग रहे हैं उसके मीनिंग लिख देना। तो एकदम आराम से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है, ठीक है। सुकून से पढ़ना है, कोई टारगेट नहीं हमारा कि इतना हमको ख़त्म करना है, क्योंकि आपको मेन समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम जो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसका नाम है मी चित्रकार कसा झालो। इसके जो राइटर है वो ल म कडू, ये उनका नाम है। मी चित्रकार कसा झालो, अगर आप ये टाइटल को देखोगे तो मी मतलब मैं, है ना। चित्रकार कसा झालो, चित्रकार मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो पेंटर्स होते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, है ना। तो मी चित्रकार कसा झालो मतलब मैं एक पेंटर कैसे बना। तो राइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी चैप्टर में बताई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ राइटर ने इसमें बताया कि अगर हम नेचर से कनेक्टेड रहें, नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, नेचर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं अगर हम नेचर से कनेक्टेड रहे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ राइटर ने यहाँ पे ये बताया है कि एक मैसेज है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हमारे पास उस काम के रिलेटेड अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या, और अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे नेचर से रिसोर्सेज गेन करके अपने काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब हमें रुकना नहीं है, कोई भी काम हो। कई बार ऐसा होता है कि हम काम पूरा नहीं करते, हम बहाने करते कि अरे ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, करके मैंने नहीं किया। तो राइटर ने सिखाया है कि रिसोर्सेस नेचर से हमें मिल जाएंगे, बस उसको हासिल करके हमें अपने काम को कंटिन्यू करना है, ना कि हमें उसे रोक देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, राइटर की ऑटोबायोग्राफी है, इसमें से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय जो आपके सामने परिचय दिया हुआ है बॉक्स में, उसका सेकेंड पैराग्राफ, यानी ऊपर से 6th लाइन मिला आप लोग को। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। निसर्गाच्या सानिध्यात, निसर्गाच्या मतलब नेचर के, सानिध्यात मतलब विथ, साथ में, है ना। निसर्गाच्या सानिध्यात मतलब नेचर के साथ में रहकर, आपल्याला, हमें, आपल्यातील उपजत कला, हमारे अंदर की जो उपजत कला, उपजत कला मतलब डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग स्किल्स, हमारे अंदर कोई स्किल्स अगर है तो वो स्किल्स शोधण्याचे अनेक मार्ग सापडतात। फाइंड आउट करने के अनेक मार्ग, बहुत सारे रास्ते हमें मिलते हैं। देखो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है, आपके अंदर भी कुछ स्किल्स होगी, लेकिन वो स्किल छुपी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्किल्स को खुद ही मतलब समझ नहीं पाते। तो राइटर बता रहा है कि अगर आपको अपने स्किल्स को समझना है ना तो आप नेचर से कनेक्ट हो जाओ। तो आपको नेचर इन सब चीज़ों को, इन सब स्किल्स को हम नेचर के साथ कनेक्ट रह के हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। उसे कैसे हमें बाहर लाना है उसके हमें बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। हे लेखकाने स्वानुभवातून या पाठात सांगितले आहे। स्वानुभव
भवातून, स्वानुभव मतलब सेल्फ एक्सपीरियंस, ओन एक्सपीरियंस। तो राइटर ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से इन बातों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। समझा स्टूडेंट परिचय? चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा बराबर से। देखो चैप्टर का जो पैराग्राफ है वो दो पार्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो पहले पूरा लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आएंगे, ठीक है। मी तुमच्या एवढा असताना, राइटर कहता है कि जब मैं तुम्हारी एज का था, अराउंड 12-13 ईयर्स का, जे अनुभवलं, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभवलं मतलब टू एक्सपीरियंस, पाहिलं, देखा, ते तुम्हाला सांगणार आहे, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा, वो तुम्हें आप सब मतलब आप सब लोगों को मैं वो बताऊँगा। तो राइटर कह रहा है कि मैं जब आपके एज का था, जब मैं 12-13 साल का था, तो ज़िंदगी में मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी देखा, वो सब मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। जैसा मैंने आपको बताया कि राइटर की ये ऑटोबायोग्राफी है। प्रथम निसर्ग, सबसे पहले वो बात कर रहा है नेचर को लेकर। निसर्ग मीन्स नेचर। आपण निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नाही, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज उसने दिया है। आपण, हमें, निसर्गाला कधीही विसरून चालणार नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हम नेचर को भूल जाए। मतलब राइटर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें दिया है, नेचर को कभी भी हमको अलग नहीं करना है अपने से। देखो आज कैसा है कि हम नेचर से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे रीज़न्स है उसके। सुबह उठने के बाद जो नेचर का जो लुक होता है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। कभी आप मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठ के देखो बाहर, बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट होता है। स्कूल जब आपकी थी तो मॉर्निंग में आपको नहीं चाहते हुए उठना पड़ता था, है ना, फिर माँ बाप ज़बरदस्ती उठाते थे। फिर ऐसे टाइम पे तो हम इतने नींद में रहते थे कि हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि बाहर क्या है। नींद में ही तैयार हो गए, नींद में ही चलते चलते स्कूल के लिए निकल गए। पता चला आपकी स्कूल क्वीन मैरीज़ है, लेकिन आप नींद में से चलते चलते पता नहीं तनवर नगर के गेट तक पहुंच गए उल्टा। फिर बाद में याद आया अरे स्कूल तो पीछे रह गई। तो हम सुबह सुबह इतने नींद में रहते हैं, तो हम नेचर को कहाँ से हम देखेंगे। अभी तो आपके मज़े हो गए, आराम से 12-11 बजे उठते होगे आप, फिर कहाँ से आप नेचर से कनेक्टेड हो गए। तो बहुत सारे रीज़न से जो हम उससे कनेक्टेड, नेचर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत है। राइटर कह रहा है कि हमको नेचर को नहीं भूलना है, त्याच्या विरोधात न जाता, विरोधात, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट न जाते हुए, मर्जीत राहणं, मर्जीत उसके हिसाब से रहना केव्हाही आपल्या फ़ायद्याचा आहे। और ये बात हमेशा हमारे बेनिफिट की है, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम नेचर के साथ चलें। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इजी है, बहुत इजी है, बस ध्यान दीजिए। निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं, नेचर से ही हमारा पालन पोषण मतलब हमारी जो पालन पोषण का मतलब क्या होता है, पालन पोषण मतलब संगोपन। संगोपन मतलब जैसा हिंदी में कहते हैं ना लालन पालन करना, तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं टू लुक आफ्टर, है ना, ध्यान देना, हमारी केयर करना। जैसे हम अभी हमारा पालन पोषण, आपका पालन पोषण कौन कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, है ना, आप पे ध्यान दे रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, टू लुक आफ्टर, है ना, आपका ध्यान दे रहे हैं। तो नेचर से ही हमारा पालन पोषण भी होता है। आणि निसर्गच आपल्याला, और खुद नेचर हमें नाना कला शिकवतो।
नाना कला, नाना कला मतलब अनेक कला, है ना, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट आर्टिस्टिक स्किल्स। और नेचर ही हमें बहुत सारे स्किल्स सिखाता है। कैसे, या आगे हम लोग चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। निसर्ग धुंधाड़त रहा, है ना, निसर्ग धुंधाड़त रहा। धुंधाड़ने का मतलब होता है शोधने, शोधने का मतलब सर्च करना। यहाँ पर मतलब है उसका एक्सप्लोर करना। देखो, सर्च और एक्सप्लोर में बहुत फ़र्क है। तो निसर्ग धुंधाड़त रहा मतलब नेचर को आप एक्सप्लोर करो, आप बहुत डिटेल में समझो, आप ढूंढो, है ना। एक्सप्लोर करना, कोई नई चीज़ जाननी होती ना, उसको कहते हैं एक्सप्लोर करना। तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा, सर्जन, सर्जन मतलब होता है निर्मिति, निर्मिति मतलब क्रिएशन, जिसको हम कहते हैं ना एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स। नई चीज़ें बनाने की जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं सर्जन। तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा, वाटा मतलब रास्ते, आपसुक सापडतील, आपसुक मतलब ऑटोमेटिकली। तो जब तुम नेचर को एक्सप्लोर करोगे ना, तो नई चीज़ करने की जो चीज़ें हैं, मतलब हम क्या क्या नया कर सकते हैं, उसके रास्ते आपको नेचर से ही मिलेंगे कि हम क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैं टॉपिक दे दूँ ड्राइंग करने का, मैं बोलूँगा कि आप नेचर ड्रॉ करो, तो आप ऑब्वियसली आप नेचर की हेल्प लोगे। आप बाहर देखोगे तो आपको दिख रहे पेड़ है, पहाड़ है, ज़मीन है, पानी है, तो झरने हैं, तो ये सब आप किससे देख रहे हो? नेचर से ही देख रहे हो ना। तो हम लोग नेचर से अगर कनेक्टेड रहे ना, तो न्यू क्रिएटिविटी अपने आप अंदर हमारी आएगी। अगर आपको स्टडी करना है तो हमारे बड़े लोग, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो हमेशा कहते थे कि अर्ली मॉर्निंग उठो, स्टडी अच्छी होगी। फैक्ट है ये, सही बात है। आप दोपहर रात में अगर आपको 4 आंसर याद करने को अगर 2 घंटे लगते हैं, वही आप अर्ली मॉर्निंग उठो, वही 4 आंसर आपके ना मुश्किल से, मैं बोलता ना, हाफ एन आवर या 1 आवर लगेगा। क्योंकि मॉर्निंग टाइम एकदम फ्रेश हमारा माइंड रहता है। वो बात अलग है कि हम नहीं उठते, क्योंकि हमारी सुबह ही बताया ना 11-12 बजे होती है, क्योंकि हम रात में 2-3 बजे सो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें अपना जो लिविंग स्टाइल है ना, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तो ही हम नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। राइटर कहता है कि अब ये सब समझाना मेरे लिए आसान कब होगा? जब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आता तुम्हाला माझीच गोष्ट सांगतो। माझं प्राथमिक शिक्षण, मतलब मेरी जो शुरुआती जो एजुकेशन है, प्रायमरी एजुकेशन, एका लहानशा खेड्यात झालं। एक छोटे से गांव में हुआ। खेड्यात, गांव और खेड़ा मतलब क्या? खेड़े गांव कहते हैं हम। खेड़े गांव होता है एकदम रिमोट विलेज। रिमोट विलेज समझते हो ना, जहाँ पर मतलब यानी सिटी लाइफ के जैसा नहीं होता वो, एकदम रिमोट विलेज। एक घर है तो दूसरा घर बहुत आगे होगा, है ना। अभी तो हर गांव डेवलप होते जा रहा है। अब वो गांव कम, शहर ज़्यादा लग रहा है ना, क्योंकि रोड अच्छे बन गए, फैसिलिटीज़ हो गई। लेकिन पहले अभी भी है गांव, ऐसे नहीं कि नहीं है, अभी भी खेड़े गांव है, जहाँ पे देखो कुएं से लोग आज भी वेल से पानी निकालते हैं। तो राइटर कह रहा है कि एका लहानशा खेड्यात झालं, एक छोटे से विलेज में मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरा पूरा हुआ। माझं खेडं अतिशय अतिशय निसर्गरम्य, अतिशय मतलब वेरी मच, निसर्गरम्य, निसर्गरम्य मतलब ब्यूटीफुल, नेचर से पूरा सराउंडेड, सराउंडेड विथ नेचर, आणि सुसंस्कृत,
सुसंस्कृत का मतलब वेल कल्चर्ड, वेल कल्चर। तो राइटर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा जो गांव है ना वो बहुत ही खूबसूरत था और वेल कल्चर था। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो घनदाट जंगल, घने जंगल, घनदाट मतलब डेंस, जंगल मतलब फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल थे गांव के आगे। दुथडी भरून वाहणारी नदी, दुथडी भरून वाहणारी का मतलब क्या? यानी ओसंडून वाहने, जिसका मतलब क्या होता है? टू बी ओवरफ्लोइंग, यानी हमेशा पानी से भरी हुई, है ना नदी, ओवरफ्लोइंग नदी। नीले डोंगर, नीले पहाड़, नीला क्यों कहा गया? बिकॉज उन पहाड़ों पर आसमान का रिफ्लेक्शन पड़ता है। हिरवी रान, हरे जंगल, रान मतलब जंगल भी कहते हैं और फार्म भी, है ना, हरियाली जिसको हम कहते हैं, ग्रीनरी, हिरवी रान ग्रीनरी। अवघा आनंदी आनंद, अवघा कंप्लीट, आनंदी आनंद, सो मच हैप्पीनेस, ऐसा राइटर का गाँव था। तो आप लोगों में से भी कई लोगों के गांव ऐसे होंगे। देखो ज़्यादातर ये जो गांव अगर आपको अब देखने ना तो कहाँ मिलेंगे मालूम है? खास करके कोकन रीजन में। कोकन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया मेरे हिसाब से। आई एम नॉट फ्रॉम कोकन, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कोकन से बिलोंग करते हैं। क्या खूबसूरत जगह है कोकन। आप लोगों में से कुछ बच्चों के होंगे कोकन विलेज, बहुत बहुत खूबसूरत। ये सब चीज़ें वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नदी बह रही है ना, हरियाली है, और मतलब फुल ऑफ एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट है वहाँ का, सुपर्ब एकदम। और ये रेनी सीज़न में तो आप जाओगे तो अरे बाप रे खूबसूरत, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम अपने वर्ड्स में। बहुत लकी लोग हैं वो जिनका विलेज है कोकन। बाकी तो बहुत सारे गांव अर्बनाइजेशन की वजह से गांव कम दिख रहे। जैसे मेरा भी जो गांव है, पहले पूना वगैरह जो था, मतलब वो पूना के आगे दौड़ करके पहले, मतलब अब धीरे धीरे सब सिटी एरियाज़ में कन्वर्ट हो रहे। तो ऐसा गांव होना चाहिए, है ना। तो राइटर का ऐसी गांव था। अशा वातावरणात, ऐसे एनवायरनमेंट में, वातावरणात मतलब एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में माणसातली सर्जनशीलता, इंसान के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, उफाळून आली नाही तर नवलच। उफाळून आली नाही, उफाळून आली नाही मतलब क्या? उफाळून येने का मतलब क्या? वर उछळून येने मतलब क्या? टू ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं और आपके अंदर की अगर क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही है, तो राइटर कहता है नवल, नवल मतलब ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं शॉकिंग है, मतलब बहुत वंडर करने वाली चीज़ है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर भी आपके अंदर की स्किल्स बाहर नहीं आ रही। माझा एक मित्र होता, राइटर कहता है कि मेरा एक फ्रेंड था, आम्हाला खूप वाटायचं, हमें बहुत लगता था कि आपण चित्र काढावीत, कि हमें ड्राइंग करना है। देखो बहुत पहले की बात बता रहा राइटर, उस वक्त राइटर के पास ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, ड्राइंग बुक, कलर्स वगैरह। तो राइटर कहता है कि मुझे और मेरे फ्रेंड को लगता था कि हम ड्राइंग करें, पण काय करणार, आमच्याकडे कसलीच साधनं नव्हती। हमारे पास कुछ भी साधन, साधन मतलब क्या होता है? साहित्य, जिसको हम कहते हैं ना, टूल्स, मटेरियल्स या रिसोर्सेस। हमारे पास कोई भी थिंग्स, कोई रिसोर्सेस नहीं थे, है ना, पेंटिंग करने के। पेंसिल, रंग, कलर्स, ब्रश, हे तर सोडा, ये तो छोड़ दो, ये तो दूर की बात है, साधा कागद ही नव्हता, एक सिंपल ड्राइंग पेपर भी नहीं था। अभ्यासाची एकच वही, लिखने की सिर्फ एक नोटबुक,
वही मतलब नोटबुक. पाटीवर लिहिण्याची एक पेन्सिल. पाटी, पाटी मतलब स्लेट होता है ना ब्लैक कलर का, उसके ऊपर लिखने के लिए सिर्फ एक पेंसिल. देखो पाटी के ऊपर लिखने के लिए एक पेंसिल होती है, आपने बचपन में यूज़ किया होगा. लिखा कम होगा, खाया ज़्यादा होगा, है ना. बचपन में एक आदत होती है बच्चों को पेंसिल चौक खाने की. तिचे तुकडे झाले, जब उसके छोटे छोटे पीसेस होते थे तरी सांभाळून वापरावी लागायची. तो भी हमें बहुत ही केयरफुली संभाल के उसको यूज़ करना होता था. वापरावी लागायची मतलब यूज़ करना. दूसरी मिळण्याची शक्यता नव्हती. दूसरे मिलने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो थी. शक्यता मतलब पॉसिबिलिटी. सोचो ऐसी कंडीशन में राइटर पढ़ रहा था, पेंसिल के टुकड़े टुकड़े यूज़ करना पड़ता था. दूसरी मिलना नहीं मिलना पॉसिबल नहीं था. प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कंडीशन ख़राब थी. और आज हमें बहुत फैसिलिटीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह. हमें अपने पेरेंट्स से सब कुछ मिलता है, बस वो कहते हैं कि पढ़ो. आज आपको तो ये तो कह रहे ना, बस पढ़ो, क्या चाहिए बोलो, हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे, बस आप पढ़ो. तो स्टूडेंट्स आप अपने पेरेंट्स की बातों को ज़रूर फॉलो करो. आज वो आपको हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं. जितना जितना बोलूँ उतना कम है. आज हमारी पेंसिल पेन थोड़ी सी इंक ख़राब हो के फेंक देते हैं. दूसरा डिमांड मिल जाता है आपको. बुक के पेजेस 5-6 पेजेस बचे हुए फेंक देते हैं. नई बुक मिल जाती है आपको, जो चाहिए मिल रहा है. अभी तो आप लॉकडाउन में घर में तो आपके तो मज़े, जो पकान जो चाहिए वो बना के मिल रहा है. आराम से सोफ़े पे बैठकर, आराम से बेड पे लेटकर आप लेक्चर देख रहे हो. ये बाजू में चिप्स रखे हुए हो, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक रखे हो, एक हाथ से खा रहे हो, एक हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, लेक्चर देख रहे हो. क्या मस्त लाइफ है. तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बस हमारे बच्चे पढ़े, हम जो चाहिए आपको फैसिलिटी देंगे. तो स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट कीजिए उन चीज़ों की जो आपको मिल रही है. और सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं. और टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए जो इतनी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर्स बना रहे हैं. ये वीडियो बनाना, इसे अपलोड करना एक बहुत मेहनत है ना. तो हम चाहते हैं कि आप इन लेक्चर्स को देखो, समझो, उसकी प्रैक्टिस करो. ठीक है. देखिए जितना बोलूँ उतना कम है. फिर मेरा ऐसा है कि मैं फिर बोलने लगता तो फिर बहुत बोलने लगता हूँ. तो चलो आगे बढ़ते हम लोग. तर अभी क्या था कि शिवाय सगळ्यात मोठी अडचण, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किंवा धाक असा होता. धाक का मतलब होता है डर, है ना. एक डर होता है की चित्र बित्र काढलेली, ड्राइंग वगैरह बनावी ना मास्तरांना आवडायची, ना टीचर्स को अच्छा लगता था, ना घरातल्यांना, ना घर के लोगों को. वात्रडपणा वाटायचा. वात्रडपणा मतलब एकदम फालतू काम लगता था. मतलब उस नोटबुक में पीछे के पेजेस में ड्राइंग बनाना या पार्टी पर पेंसिल से ड्राइंग बनाना, ये ना टीचर्स को पसंद था ना हमारे घर वालों को. जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना, बैक साइड पे पेज पे सिग्नेचर की प्रैक्टिस, फिर ड्राइंग बनाते हैं. ये सब हम लोग जो पेजेस हमारे ख़राब करते हैं. पहले के पेरेंट्स तो लिटरली वो बुक चेक करते थे कि क्या लिखे, बताओ बताओ लास्ट पेज. अभी तो हम पूरा पेजेस कलरफुल कर देते हैं. और वो तो छोड़ दो, हम टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ते. टेक्स्ट बुक में फ़ोटो रहेंगे तो उसको दाढ़ी बनाएंगे, है ना, उसको मूंछ बनाएंगे, उसको टोपी पिना देंगे, उसका लुक ही चेंज कर डालेंगे, उसको एकदम स्टाइलिश लुक दे देंगे, गले में चेन डाल देंगे. तो हम ये सब करते हैं लेक्चर के टाइम, है ना. तो टीचर्स को भी पसंद नहीं था ना हमारे घर वालों को. आगे बढ़ते स्टूडेंट्स. आई होप आपको चॅप्टर इझिली समझ में आ रहा है ना. वैशाख महिन्यातलं ऊन, वैशाख महिना मराठी दूसरा महीना, है ना. द सेकेंड मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर. कैसा होता है ना कि हर रिलीजियन, है ना, हर कास्ट में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग मुस्लिम्स,
हम लोग के घर में इंग्लिश कैलेंडर होते हैं, लेकिन कभी कभी देखो हमारे पास उर्दू कैलेंडर भी होते हैं। तो हमारे कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उसकी अगर डेट देखनी होती है, जैसे चांद रात है, या हमें डिटेल में देखना है, तो हम उर्दू कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और हमारे नाम भी है, जैसे रमज़ान है ना, रजब, शाबान। उसी तरह से जो हमारे महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्रियन जो भाई बहन हैं, उनके भी घरों में इंग्लिश कैलेंडर के अलावा एक हिंदू कैलेंडर होता है, जिसमें वो भी अपने रिचुअल्स के लिए, अपने स्पेशल ओकेजन्स के लिए, अपने फेस्टिवल्स के लिए वो कैलेंडर को फॉलो करते हैं, डिटेल नॉलेज के लिए, जैसे हम करते हैं। तो वैशाख, चैत्र है ना, आषाढ़, ये सब कैसा है कि ये सब मंथ है मराठी में। तो वो वैशाख जो है ये सेकेंड मंथ है हिंदू कैलेंडर में। समर सीज़न ज़्यादा होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, समर सीज़न का वक्त होता है। वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असतं। करपून टाकणे मतलब एकदम जला देने वाला, मतलब हम कह सकते हैं बहुत गर्मी होती है। आम्ही गावातली सगळी मुलं, हम गांव के सब बच्चे नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। और गर्मी में हम सब बच्चे मिलकर नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। नदीच्या डोहात, देखो डो दो होते हैं, एक डो मतलब खड्डा होता है, उसमें पानी जमा होता है, और नदीच्या डोहात मतलब यानी रिवर के अंदर। देखो स्टार्टिंग में गहरा नहीं होता, आप आगे आगे जाओगे तो गहरा होते जाएगा। तो वो जो गहरापन है ना, जो डीप है, वो डीप जगह को कहते हैं डोह। तो मुलं नदीच्या डोहात जाऊन पडायचो। हम बच्चे गर्मी से बचने के लिए नदी में जाकर पड़े रहते थे, नदी के पानी में तैरते थे। अंगात गारवा भरला, गारवा भरने, टू फील कूलनेस, जब ठंडापन महसूस होता था कि पुन्हा काठावर येऊन बसायचं। तो फिर वापस से हम बाहर आकर किनारे पर बैठ जाते थे। काठावर मतलब किनारे पर। काठा लगत खूब खड़क होते, उस किनारे पर बहुत सारे पत्थर थे। खड़क मतलब पत्थर। पाण्याच्या प्रवाहामुळं, प्रवाह मतलब फ्लो, और उस पानी की फ्लो की वजह से गुळगुळीत सपाट झालेले, गुळगुळीत मतलब सॉफ्ट, सपाट मतलब प्लेन, लांबरुंद बनलेले, और वो पत्थर लामरुंद, लामरुंद मतलब ब्रॉड, फैले हुए। क्या होता था, पत्थर, पत्थर के ऊपर रिवर का फ्लो बह रहा है, तो क्या होता था उससे, वो पत्थर रिवर के पानी की वजह से, उसके फ्लो की वजह से सॉफ्ट बन जाते थे, और प्लेन, उनका सरफेस प्लेन हो जाता था, है ना, उस फ्लो की वजह से, और वो लंबे लंबे हो जाते थे। आम्हाला तिथंच आमचा कैनवास सापडला। देखो राइटर कहता है कि वही हमें अपना कैनवास मिला। कैनवास मतलब जिस पे, देखो आप पेंटर्स को देख सकते हो, आप जो ड्राइंग करते हैं उनका एक स्टैंड होता है, वो स्टैंड के ऊपर पेपर या तो कपड़ा लगाते हैं। नॉर्मली आप देखोगे जो बड़े पेंटर्स हैं वो कपड़े पे पेंटिंग करते हैं, और वो कपड़ा मटेरियल खास वो पेंटिंग के लिए होता है। तो वो जो स्टैंड है, वो जो कपड़ा उसको लगाया होता है ना, वो पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कैनवास। तो ये बाजू में आप देख सकते हो, उसकी मैंने पिक रखा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझे। आम्हाला तिथंच आमचा कैनवास सापडला, हमें वहीं पे अपना कैनवास मिला। किससे मिला, नेचर से मिला करके शुरुआत में राइटर ने कहा ना कि नेचर से आप कनेक्टेड रहो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। या भल्या थोरल्या खडकावर, और इस बड़े खडकावर मतलब उस स्टोन पर, स्टोन पत्थर पर मनसोक्त चित्र काढ़ता येणार होती। मनसोक्त मतलब दिल भर के, है ना, मन मुराद। हम कहते हैं ना जैसे हमारा दिल जितना करेगा। देखो इनके पास नहीं थे ना ड्राइंग की रिसोर्सेस, हम पहले ही पढ़े, पेपर नहीं था, कलर नहीं थे, तब इनको कैनवास मिल गया, नेचुरल कैनवास, जितना दिल करे उतना ड्राइंग करो। पण कशानं काढणार, अब सवाल आया कि ड्राइंग बनाएंगे किससे। कैनवास तो मिल गया बट कलर नहीं है, ब्रश नहीं है। तो ही मार्ग सापडला, वो भी रास्ता मिल गया। आमच्या त्या भागात तांबूस रंगाचा मुरूम असतो। तांबूस रंगाचा, तांबूस रंग मतलब रेडिश कलर,
लाल कलर का। मुरुम, मुरुम कहते हैं सॉफ्ट स्टोन को, एक तरह का एक सॉफ्ट काइंड ऑफ स्टोन होता है, नरम स्टोन, रेड कलर का, वो हमें मिला। शिवाय इसके अलावा पिवळट रंगाचे दगड सापडतात। पीले रंग के पत्थर भी हमें मिलते हैं नदी के किनारे, पीले रंग के। ते दगड आपटले, अगर उस पत्थर को हम लोग पटकते ना किसी सख्त जगह पर, कि त्याची पिवळी पिवळी फक्की पड़ते, उसमें से पीले पीले रंग का पाउडर निकलता है। फक्की मतलब पाउडर, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? पीले रंग के पत्थर जब हम लोग ज़ोर से पटकते थे किसी सख्त पत्थर पर तो उसमें से पाउडर निकलता था, उसका रंग होता था पीला। और रेड कलर का तो सॉफ्ट स्टोन था ही इनके हाथ में। हवं तसं पाणी घातलं, थोड़ा बहुत जितना चाहिए उतना पानी मिला दिए कि पिवळा रंग तैयार, तो नेचुरल येलोइश रंग रेडी। तो सोचो, नेचर के रिसोर्सेज ये लोग यूज़ करने लगे आइडिया लगाकर। तो समझ में आया पीला रंग कैसे लोगों ने तैयार किया। मुरमाचा खड़ा ओला करून, और वो नरम पत्थर का जो लाल रंग का उसे गीला कर दिए, ओला मतलब गीला, आणि खड़कावर चित्र रेखाटना शुरू, और फिर पत्थर के ऊपर ड्राइंग करना स्टार्ट। काय काढू आणि काय नको असं व्हायचं। अब बहुत जगह मिली, अब क्या बनाओ क्या नहीं ऐसा हो गया। पहले तो ऐसा था कि रिसोर्सेस ही नहीं थे, अब तो ऐसा होगा कि पत्थर ही पत्थर सब जगह, प्लेन। अब क्या बनाओ क्या नहीं ऐसा हो गया। आणि खडकावर चित्र रेखाटना शुरू झालं, और पत्थर के ऊपर ड्राइंग करना शुरू हो गया हमारा। काय काढू काय नको असं व्हायचं। गुडघ्यावर टेकून, घुटने पर बैठकर रेश काढण्यात दंग व्हायचो। अब घुटने पर बैठकर हम लोग लाइंस बनाने में बिजी हो जाते थे। रेश काढण्यात मतलब लाइन बनाने में, दंग बिजी होते थे। रेशा काढ़ित मतलब वो लाइन खींचते हुए, ड्राइंग करते हुए। हाथभर पुढे सरकलं, थोड़ा सा, हाथभर मतलब होता है ना थोड़ा सा, एक हाथ अगर आगे बढ़े, सरकल्यावर मतलब बढ़ने पर, मागे वळून पाहावं, जब हम टर्न होके देखते थे तर रेषा वाळून, तो वो लाइन्स सूख कर, वाळून मतलब सूख कर लालजर्द झालेल्या असायच्या। लालजर्द यानी डार्क रेड कलर की बन जाती थी। तो राइटर कहता है कि हम लोग वो लाल पत्थर से लाइंस बनाते थे, ड्राइंग करते थे, जो नरम होता था गीला करके। अब वो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते थे, उतने में वो लाइन खींचे हुए सूख जाता था और एकदम रेड कलर की वो लाइंस दिखाई देती थी सूख कर। आणखी सुरसुरी यायची, सुरसुरी येणे। सुरसुरी येणे का मतलब क्या होता है कि और इच्छा होना, है ना। हम कह सकते हैं टू गेट मोर एक्साइटेड, और एक्साइटेड होने लगे, अरे क्या मस्त ड्राइंग हो रही है। ऐसा होता है ना, अगर कोई हम काम करते हैं और वो इजीली होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं। अगर हमें कोई चैप्टर समझा तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं कि चलो आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे, है ना। तापलेल्या खडकावर टेकून टेकून और उस गर्म पत्थर पर घुटने टेक टेक कर गुडघ्याची सालड गेलेली लक्षातच यायची नाही। घुटने की जो स्किन है ना, घुटने की जो स्किन है वो छिल गए हैं, ये ध्यान में नहीं आता था, क्योंकि सरफेस पत्थर का बहुत गर्म होता था ना। गर्मी के दिन थे, हमने पढ़े, ये लोग गर्मी से बचने के लिए नदी में जाकर तैरते थे। अब वो घुटने टेक टेक कर होश ही नहीं रहता था कि कब घुटने छिल गए गर्मी से, क्योंकि वो ड्राइंग करने में इतने बिजी रहते थे। मग उभ्या खडकावर चित्र काढणं सुरू झालं। अब जब फिर ऐसा फील होता था ना कि घुटने दर्द हो रहे, मग उभ्या खडकावर, फिर ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए पत्थर के ऊपर चित्र काटना शुरू, फिर उस पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया हमने।
काही दिवसांनी वाटायला लागलं, कुछ दिन के बाद ऐसा फील हुआ कि यात रंग भरावेत. अब अलग अलग कलर्स इसमें हमें फील करना चाहिए. एक ही कलर था ना, एक रेड और एक येलो. अब इनको लग रहा था कि वेरियस टाइप्स ऑफ कलर्स हमें इसमें मिक्स करना चाहिए. पण ते कुठून आणणार? अब सबसे बड़ा सवाल, अब ये कलर कहाँ से लाएंगे? त्या दिवसात काटे सावर फुलते, और उन दिनों में काटे सावर इट्स अ टाइप ऑफ अ कॉटन ट्री. कॉटन का प्लांट आपने देखा ना, सॉरी कॉटन प्लांट नॉट ट्री, कॉटन प्लांट आपने देखा होगा, प्लांट के ऊपर कॉटन लगता है. उसी तरह से ये दिखता है, जिसका नाम है काटेसा, है ना, काटे सावर, काटे सावरी कहते हैं इसको. त्या दिवसात काटे सावर फूलते, और ये गर्मी के दिन में काटे सावर के बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं इस सीज़न में. लाल भड़क होते, रेड कलर के. तीच्या फुलातले पराग, उसके फूल को अंदर जो पराग होते हैं, पराग मतलब मैं आपको बताऊं, जैसा कि एक फूल है और फूल के देखो अंदर से बाहर एक लाइन जैसी बाहर निकली रहती है, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको कहते हैं पराग. ठीक है, तो ये जो पराग है ना, पाण्यात चुरगाळले, हम उन पराग को तोड़कर, रेड कलर के पराग को तोड़कर, जब हम लोग पानी में, जब उसको हम लोग क्रम्बल करते थे, क्रीज करते थे उससे, जैसा कि हम लोग ने स्मैश करते थे पानी में, कि जांभळा रंग मिलतो. फिर उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? जांभळा. जांभळा मतलब वॉयलेट कलर. देखो कुदरत से लोग रंग ले रहे थे, रिसोर्सेस नेचर में बहुत है, हमें समझ में आना चाहिए, है ना. तो इस तरह से उन्हें वॉयलेट कलर मिला. शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंड्यातल्या बिया, शेंद्री नावाच्या वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया, शेंद्री अ टाइप ऑफ प्लांट, है ना. तो उस प्लांट के वनस्पतीच्या बोंडातल्या बिया, उस प्लांट के बोंडातला, बोंड मतलब अ पॉड ऑफ प्लांट, यानी इसको मैं कैसे समझाऊं कि फ्रूट होता है ना, फ्रूट, उसको कहते हैं बोंड, है ना, बोंडा. अब वो फ्रूट के अंदर की, उसके अंदर की जो बिया है, बिया मतलब बीज, सीड्स. शेंदरी नाम का प्लांट है, उसका फ्रूट होता है एक, वो फ्रूट पल्प होता है, इसके अंदर पल्प, जैसा मैंगो पल्प होता है वैसे उसका पल्प होता है, उसके अंदर बीज होती है. अब वो जो सीड्स है भगवा रंग देतात, उसे स्मैश करो या उसे तोड़ो तो उससे हम कौन सा कलर मिल रहा है? भगवा. भगवा मतलब सैफ्रॉन, ऑरेंज कलर, है ना. फूल से वॉयलेट कलर मिला, इस बीज से ऑरेंज कलर मिला, येलो कलर उनके पास था ही पत्थर का, पाउडर का. काही पानांचा हिरवा केला, कुछ पत्तों से हरा रंग बना दिया. पत्ते तो होते ही ग्रीन, उसको भी आप पानी में थोड़ा स्मैश करते तो उससे ग्रीन कलर छूटेगा. ये कुदरती रंग है. आपको पता होगा ना, पहले ज़माने के जो लोग हैं, जो केव्स वगैरह में रहते थे, वो ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज से पेंटिंग करते थे. उनकी पेंटिंग आज भी सही सलामत है ना. हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा. चुन्याचा पांढरा, चूना, चूना होता है ना, चूना, सफ़ेद रंग का चूना, उससे सफ़ेद रंग. कुंकुवाचा लाल, कुंकू, जो कुंकू होता है जो औरतें अपने सिंदूर की तरह लगाती है अपने मांग में, है ना. होली वगैरह में भी देखो कलर उड़ाते हैं, तो कुंकू एक्चुअली होता है जो मांग में सिंदूर भरते हैं. कुंकुवाचा लाल, और कुंकू से रेड कलर मिल जाता था. आणि दगडाचा पिवळा होता, जर वो पत्थर के पाउडर का तो पीला रंग था ही, जैसा हम लोग पहले पढ़े. अब कलर्स तो मिल गए, कैनवास मिल गया, कैनवास वो प्लेन पत्थर, कलर्स रिसोर्सेस नेचर से मिले. अब बात आई ब्रश की. अब ब्रश कहाँ से लाएंगे? बांबूची कवळी काढी, बांबू की एक कवली यानी एकदम सॉफ्ट लकड़ी घेऊन पुढचं टोक ठेचलं, अगर आगे के पॉइंट को अगर हमने पत्थर से ऐसे
तोड़ा, यानी ऐसे उसको पत्थर से उसको यानी स्मॅश किया, है ना, की त्याचा ब्रश व्हायचा, फिर उसका ब्रश बन जाता। देखो आप पत्थर से स्मैश करोगे तो आगे नहीं वो ऐसे वो ब्रश की तरह उसके वो निकलेंगे, ब्रश की तरह उसके बाल निकलेंगे, है ना, तो ब्रश बन गया। ये सब आइडिया लगाते थे लोग। किससे मिलता था? सब नेचर से। तहान भूख हरपून, भूख प्यास भूल कर, हरपणे मतलब भूल जाना। आम्ही दगडावरची चित्र रंगवत बसायचो। हम उस पत्थर पे ड्राइंग कई कई देर तक करते बैठते थे, ना भूख ना प्यास कुछ लगती थी हमें। नज़र जाइल तितपर्यंत चित्रत चित्र, जहाँ तक हमारी नज़र जाएंगी वहाँ पे पत्थर पे हमने ड्राइंग बना के रखे थे, पूरे पत्थरों को हमने ड्राइंग कर दिया था। थोड्या दिवसांनी पाऊस यायचा। अब समर सीज़न के बाद रेनी सीज़न, तो थोड़े दिन के बाद बारिश आती थी, नदी वहायला लागायची, नदी बहती थी। पहले हमने पढ़े ना कि एकदम नदी फुल बहती थी। आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची। फिर हमारे बनाए हुए ड्राइंग, हमारे वो पत्थर के ऊपर बनाए हुए ड्राइंग नदीच्या पोटात गडप मतलब नदी के अंदर वो गायब हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे। गडप होने मतलब डिसअपियर होना, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ जाता था ना, और वाटर के लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता था, ये पूरे हमारे ड्राइंग उस पानी में छिप जाते थे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को मैं सोच रहा हूँ यहीं तक अभी एक्सप्लेन करूँ, हाफ हाफ करके करते, क्योंकि कैसा है ना, बड़ा चैप्टर है, तो ये आगे का जो एक्सप्लेनेशन है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि सुकून से देखो, आराम से पढ़ोगे तो सब चीज़ समझ में भी आएगी। फटाफट पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना मेन मकसद है ना। तो आई होप आपको चैप्टर यहाँ तक समझ में आया है, कैसे हम नेचर से रिसोर्सेस ले सकते हैं, कैसे हम अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं, कोई काम हमें इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। तो कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप उसको रिवाइंड करके एक बार फिर सुन लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने पेरेंट्स, अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, है ना, हमारे टीचर्स के मेहनत की रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये सब करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग हमेशा ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनोगे। तो स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे।